अब नेक्स्ट हमारा आता है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, आपको ही पता है, यह कई गुना बढ़ गई है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। विश्व जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग बच्चे जन्म देते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों के भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन भी नहीं कर पाते थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही कम रही। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 वर्षों के बाद 1959 में इसकी जो जनसंख्या थी वो 3 अरब पहुंच गई। इसी प्राय जनसंख्या विस्फोट विस्फोट भी हम कह सकते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम जो 30 वर्ष की अवधि से भी कम समय में इसकी जनसंख्या दोगुनी हो गई और ये लगभग 6 अरब हो गई। ठीक है, 1999 की मैं बात कर रहा हूँ। इस वृद्धि का जो मुख्य कारण था वो है खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के मृत्यु जो दर होती है वो भी कम होना, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो औषधि है मृत्यु सॉरी जो लोगों के लिए औषधि है वो पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध है, इसलिए भी उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। लेकिन जो जन्म दर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा था। यहाँ पे अभी हम मैपिंग के जरिए देखेंगे किस प्रकार यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। जन्मों को साधारण जन्म से आंका गया है, इसे हम जन्म दर कहेंगे। प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जो जन्म होते हैं उनकी संख्या पर यहाँ पे मापा गया है। और मृत्यु दर को भी हम प्रति 1000 जो व्यक्ति होती हैं उनके मृतकों की संख्या के माप पर मापा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष में लोगों के आने जाने को हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक ठीक है वृद्धि दर कहते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है मैपिंग के जरिए देखेंगे किस प्रकार जनसंख्या का जो विकास है वो समय के साथ बदला है। यहाँ पे 500 ईस्वी में कह रहा है कि 100 मिलियन था, उसके बाद से 1000 में 265 मिलियन, फिर धीरे धीरे 1900 में ये हमारा 1625 मिलियन, उसके बाद से 1950 में ये कितना हो गया 2500 मिलियन, उसके बाद से 1974 में क्या हो गया 4000 मिलियन, और 2025 तक ये हमारा हो जाएगा 8525 मिलियन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से जनसंख्या का जो विकास है ये लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम मैप के जरिए देखते हैं कि जो जनसंख्या का वृद्धि है वो कैसे होता है। जब जन्म दर काफ़ी अधिक होती है और मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या का विकास होता है। जनसंख्या स्थिर कब रहती है, जब जन्म दर जितना होता है उतना ही मृत्यु दर होता है, तब उस समय जनसंख्या स्थिर रहती है। अगर हम कहें कि जनसंख्या की कमी कब होती है तो आप बोलोगे कि जब जन्म दर कम रहे और मृत्यु दर अधिक रहे तो उस समय जनसंख्या की कमी होती है। ठीक है, हमने तीनों को देखा कि कब जनसंख्या वृद्धि होती है, कब जनसंख्या स्थिर रहती है और कब जनसंख्या की कमी होती है। अब यहाँ पे बात किया है कि जनसंख्या बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जिससे जो है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यहाँ पे बात किया है कि उत्प्रवासी के कौन होते हैं। ठीक है, तो उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी कौन होते हैं जो वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उत्प्रवासी कौन है जो छोड़ते हैं और अप्रवासी कौन है जो देश में आते हैं। क्लियर है, यहाँ पे एडिशनल फैक्ट में दिया हुआ है, इसको आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या यहाँ पे बढ़ी है, यानी यहाँ पे लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लोग यहाँ से गए हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सूडान जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ से उत्प्रवास हुआ है, यानी कि देश छोड़ करके दूसरे देशों में वहाँ पे लोग गए हुए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जो सामान्य प्रवृत्ति है वह यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ पे बात किया हुआ है नेक्स्ट में हमारा कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप जो है वो क्या हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, आपको ही पता है, लेकिन सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं किया सकती है। कुछ देशों में जैसे कि केन्या है, वहाँ पे जनसंख्या जो वृद्धि है वो काफ़ी ऊंची है, और उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अधिक भी। अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप क्या हो सकता है।
जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं किया सकती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो देश केन्या है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो काफ़ी ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। ठीक है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि लगातार हो रही है। हमने मैपिंग के जरिए देखा किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर होती है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम है, यूके, वहाँ पे निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या जो है वो मंद है। वहाँ पे जो जन्म लेने वाले लोग हैं वहाँ पे कम है, लेकिन जो मृत्यु जिनकी होती है उनकी अधिक है, इसलिए वहाँ पे जो जनसंख्या वितरण है वो काफ़ी अधिक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण दर है वो किस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर अगर आप मैप में देखोगे तो जो नीला वाला रंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीला वाले रंग पे जो जनघनत्व है यहाँ पे काफ़ी अधिक है। यहाँ पे जो जनसंख्या दर है वो भी यहाँ पे काफ़ी अधिक है। उसके बाद से जो आपको यहाँ पे हल्का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लाल की तरह, तो यहाँ पर भी जनसंख्या इसके बाद से सेकेंड नंबर पर यहाँ पे आती है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है नीला वाला, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे अति उच्च घनत्व है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद से हम जो सेकंड पोर्शन पे आता है लाल वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे कि उच्च घनत्व है। और जो पीला वाला दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि यहाँ भारत में दिखाई दे रहा है, तो जो पीला वाला है यहाँ पे आदर्श स्थिति है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की आदर्श स्थिति है। और उसके बाद से जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह से निम्न जो जनघनत्व है फिर उसके बाद से कम, इस तरह से होते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मेन रूप से जो अफ्रीका वाले साइड के जो देश हैं वहाँ पे जनघनत्व तो काफ़ी अधिक है, चाहे वो नीले स्तर को देखेंगे जहाँ पे अधिक है, और उससे कम वाले में हम वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर भी पूरे स्तर पर फैला हुआ है। तो जो अफ्रीका वाला पोर्शन है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद से हम आएंगे कि जो जनसंख्या संगठन है वो क्या है। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका देश उस देश को आर्थिक विकास स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य, दशाएं, व्यवसाय और आय के स्तर से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ठीक है, अगर यहाँ आप देखोगे मैपिंग में तो यहाँ बता रहा है कि लोगों का जो काम है वो काफ़ी डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे जो ये महिला कह रही है कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं सेतु बनाता हूँ। ये बोल रही है कि मैं विवाह समारोह में गाती हूँ। ये कह रही है कि मैं घर की देखभाल करती हूँ। ये कह रही है कि मैं कैंसर उपचार की जो औषधियाँ हैं उस पर शोध कर रही हूँ। जो लास्ट वाला ये कह रहा है कि मैं किसान हूँ। यानी कि जो व्यक्ति हैं उनकी जो कार्य क्षमता है, जो करने की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंस है, चाहे हम इनका देखें, चाहे इनका देखें, चाहे इनका। ठीक है, उनका जो पेशा है, उनका जो काम है वो टोटली डिफरेंस है, और काम के अनुसार ही उनकी आर्थिक रूप से जो सबल की स्थिति है उनको देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात किया है कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करती हैं कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियाँ हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय क्या है, और या उनकी जो स्वास्थ्य दशाएं हैं वो क्या हैं, ये हमें जानने में मदद करती है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जिनको हम कह सकते हैं जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे बात किया हुआ कि एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे उदाहरण के रूप में 5 से 9 वर्ष या 10 से 14 वर्ष। सेकेंड में बात किया हुआ कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों को उप विभाजित किया हुआ है। यहाँ पे पिरामिड को दर्शाया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे पिरामिड को दर्शाया गया है जनसंख्या के हिसाब से। यहाँ पे जो एक तरफ क्या है, ये एक तरफ पुरुष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो नीला वाले जो लाल वाले हैं ये स्त्रियाँ हैं, और जो नीला वाली हैं ये पुरुष हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार जो जन्म दर है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि 0 से 4 वर्ष के जो लोग हैं यहाँ पे इतने लोग हैं, 10 से 14 इतने लोग हैं, 50 से 14 इतने लोग हैं। तो इस तरह से हमने पिरामिड की ओर से देखा कि किस प्रकार यहाँ पे जनसंख्या जो डिविडेंस है उसको यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या में भी बताती है। युवा आश्रित लोग 15 से वर्ष से कम आयु के, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। जो कार्यरत लोग हैं उनको हम कह सकते हैं कि जो लोग 15 से 65 वर्ष के बीच में हैं वो लोग
कार्यरत लोग की श्रेणी में आते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में पूछ लेता है कि जो कार्यरत वाले लोग हैं उनकी जो आयु है वो कितनी हो सकती है। तो 15 से 65 वर्ष जिनकी आयु है उनको हम कार्यरत आयु वर्ग के रूप में कह सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही मैप जो हमने ऊपर देखा कि केन्या, ये जो है केन्या की पिरामिड को दर्शाता है कि जो स्त्रियों और पुरुष के बीच जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो जनसंख्या है लोगों की वो जैसे 0 से 4 वर्ष तक की, उसके बाद से 10 से 14 वर्ष की, फिर 20 से 24 वर्ष की, इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पे महिला दर्शाया गया है। ये कहाँ का है? ये केन्या का पिरामिड है। केन्या की पिरामिड के हिसाब से हमने देखा कि जो स्त्री और पुरुष की संख्या वो कितनी है, उनकी जो पेशा है वो क्या हो सकता है, जो आयु वर्ग के लोग हैं वो कितने लोग हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, कितने लोग नवजात की स्थिति में हैं, इस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हों, ठीक है, और आधार पर चौड़ा हो और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ बताया गया है कि आधार जो है वो चौड़ा है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो काफ़ी सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे से बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की जो मृत्यु है वो शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ ही जो बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत ही कम हैं। इसलिए इस स्थिति में कन्या के पिरामिड को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, कि जो वृद्ध जो अधिक बूढ़े वाले लोग यहाँ पे हैं वो काफ़ी मात्रा में कम हैं, लेकिन जो शिशु है वहाँ पे अधिक दर्शाया गया है। इसके बाद से हमारा आता है कि जिन देशों में मृत्यु दर यानी कि कम हो और युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है। ठीक है, यानी यहाँ बात किया हो कि जहाँ पे जो मृत्यु दर है, अगर वो मृत्यु दर कम है तो वहाँ पे जो युवा पिरामिड का जो यहाँ पे शेप दिया गया है वो चौड़ा रहेगा। ठीक है, बेस वाला। उसके बाद से क्योंकि जो शिशु है वो प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड से दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या युवा सापेक्षतः अधिक होते हैं। यहाँ पे बात किया हुआ है कि जो हमारे भारत का पिरामिड है वो कहीं ना कहीं इससे मैच खाता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो युवापूर्ण देश है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ठीक है, यहाँ पे बात किया हुआ कि कम जन्म दर वाले जो देश हैं, जैसे कि हम जापान ले सकते हैं, ऐसे देशों में आधार पर जो पिरामिड होता है वो सकरा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पिरामिड हमने देखने को बताया है कि जैसे मान लीजिए भारत का पिरामिड है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो 5 से 4 जो 0 से 4 वर्ष के लोग हैं वो इतना है, फिर 5 से 4, 15 से 14, इस तरीके से हमने देखा कि जो पिरामिड है वो थोड़ा कुछ अलग कम सकरा है। ठीक है, बेस से लेकर के। लेकिन अगर हम केन्या की बात यहाँ पे करेंगे तो ये काफ़ी सकरा है, आप देखोगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शिशु हैं वो तो जन्म ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम है। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, यहाँ पे शिशु अधिक हैं, युवा वर्ग भी यहाँ पे अधिक है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे डैश भी दिख रहा होगा ये काला वाला, तो यहाँ पे युवा वर्ग भी काफ़ी मात्रा में अधिक है। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा पिरामिड है ये किसी इस तरह से दर्शाया गया है। यहाँ पे बात किया है जापान की कि जापान में काफ़ी जो मात्रा में जो पिरामिड है वो काफ़ी सकरा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका पिरामिड आप देखोगे जैसे इसका कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे कुशल, उत्साही और आशावादी सकारात्मक दृष्टि से ऐसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य में। ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ अपने भारत वाले के, लेकिन अगर हम जापान की बात यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं, यानी यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो काफ़ी बेहतर है। इसलिए जो वृद्ध वाले लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पहुँच जाते हैं, यानी कि जो वृद्ध की संख्या है यहाँ पे अधिक है और जो शिशु वाले की संख्या यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्नत व्यवस्था है, औषधि की हो सकती है, हॉस्पिटल्स की हो सकती है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पे हो सकती हैं। इसलिए जो वृद्ध रहते हैं ये वो काफ़ी दिनों तक यहाँ पे जीवित रहते हैं। ठीक है, इसलिए भी तो हमने बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भारत की कि कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा जन किसी राष्ट्र में भविष्य होते हैं, हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है कि उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए, ठीक है, अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए।